नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है टीसीएच पर आपका। सरकार नई बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल उनकी जो तस्वीर आई है एनडीए की मीटिंग के बाद, बिल्कुल लोगों से घिरे हुए, थोड़ा चेहरा उदास है, थोड़ा रंग उतरा हुआ है। दिन भर उन्होंने जैकेट नहीं बदली, लेकिन प्रधानमंत्री तो बन ही रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने दो कंधों पर सवार होकर प्रधानमंत्री बनना जो स्वीकार किया है, क्या 5 साल तक वो गठबंधन की सरकार चला पाएंगे? क्योंकि आज तक कभी नरेंद्र मोदी जी ने गठबंधन की कोई सरकार नहीं चलाई है। एनडीए 2019 में भी था, 2014 में भी था, लेकिन उनके पास संपूर्ण बहुमत था। तो दो चार लोगों को एडजस्ट उन्होंने किया, लेकिन अपनी मर्जी से किया। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स अपने पास रखे। निर्णयों की यह हालत है कि जापान से जब घोषित हुआ बाकायदा की नोटबंदी हो गई है, उस समय ज्यादातर मंत्रियों को यह पता भी नहीं था कि नोटबंदी हुई है या नहीं हुई है। निर्णय ऐसे ही ले लिए गए और बिल्कुल तानाशाह वाला मामला रहा। अब ऐसे दो पुराने धुरंधर और घुटे हुए ये पॉलिटिकल लोग हैं, जो दोनों उनसे सीनियर हैं और मोल भाव करने में बहुत मास्टरी है जिनकी। ऐसे में ये सरकार चलाना कितना आसान होगा, कितना नहीं? आगे का कोई प्लान भी है क्या? हो सकता है कोई प्लान हो कि आज नहीं कल पूर्ण बहुमत बना लेंगे और फिर इन सब लोगों को लात मार के बाहर निकाल देंगे। ये सारा कुछ सबके दिमाग में चल रहा है। हमने सोचा कि अब तो चुनाव खत्म हो गया है, एक दिन पूरा बीत गया है, अशोक वानखेड़े जी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अशोक जी नमस्कार, स्वागत। क्या चल रहा है आपके दिमाग में सारा कुछ देखते हुए? सर, देखते हुए यही है कि ये जो दोनों आपने कहा कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत हार्ड टास्क मास्टर है, खासकर चंद्रबाबू घुटे नायडू। घुटे हुए, मैंने कहा घुटे घुटे हुए। हुए वो जो डिमांड रखेंगे, अभी तो बड़ा एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं। जब निगोशिएशन होगा तो मैंने सुना काफी मंत्रालय, मतलब सभी एनडीए के घटक दल यदि चाहे तो फाइनेंस, कृषि, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, होम, मतलब डिफेंस, रेलवेज, मतलब इनके पास एक्सटर्नल अफेयर छोड़ के और महिला बाल विकास छोड़ के कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, ये मुझे डाउट है। वाटर रिसोर्स, ये सभी मांग रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल है वो है स्पीकर पद का। चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद भी मांग रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इस मामले में बहुत स्मार्ट है। जब चंद्रबाबू नायडू पहली बार आए तो उनके काफी कंबाइन, आंध्र प्रदेश कंबाइन था, तेलंगाना नहीं था। चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी तेलंगाना में। अटल जी के सरकार में काफी लोग मंत्री थे उनके यहाँ। तो हमारे यहाँ आदिलाबाद लगता है, विदर्भ को लग के ही है, जो तेलंगाना का हिस्सा है। वहाँ के सांसद मंत्री बने तो मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी जब वो पहले सांसद थे तब से। बाद में फिर रिपीट हुए तो मंत्री नहीं बने। तो मैंने कहा कि भाई क्या हुआ कि चंद्रबाबू ने किसी को मंत्री नहीं बनाया? उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू किसी को भी पावर सेंटर बनने नहीं देना चाहते। चंद्रबाबू मुख्यमंत्री है, वही पावर है, वही सुप्रीमो है। कैबिनेट मंत्री जाता है तो बराबर का प्रोटोकॉल हो जाता है, वो नहीं होता है। लेकिन उस सरकार पे अंकुश भी रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा हमें एक भी मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें स्पीकर पद चाहिए। और बाल योगी को बाल स्पीकर योगी बना के साहब, बिल्कुल। उन्होंने ऐसा रगड़ा है सरकार को, अटल जी के। और जब बाल योगी की मृत्यु होने के बाद जब मुरली मनोहर जोशी को बना दिया गया, तब हमने पूछा प्रमोद जी को, ये क्या चंद्रबाबू नायडू इतने नाराज क्यों है? उन्होंने कहा कि हर चीज की एक लिमिट होती है। चंद्रबाबू के डिमांड पूरे करते करते, ऑफिशियल डिमांड, एक ही राज्य नहीं है जहां सारे सोर्स आप दे दो, सारे स्त्रोत्र, हर मंत्रालय का, हर बजट का आधा हिस्सा एक स्टेट पर नहीं खर्चा किया जा सकता। तो चंद्रबाबू नायडू इस मामले में बहुत कनिंग है। उनकी डिमांड इतनी होती थी कि वो आधी डिमांड पूरी करने में भी बजट का आधा हिस्सा जाता था। ये पहले इतना मांग लेते थे कि तुम आधा भी दोगे तो तुम्हें बहुत देना पड़ेगा। वही अब आंध्र प्रदेश की बैंक्रप्सी स्थिति दिवालिया है, वर्चुअली दिवालिया सरकार है। बहुत सारे वेलफेयर योजनाएं जो शुरू की है उसको बंद नहीं कर सकते। साथ में जो आपने नई घोषणाएं की है वो देनी पड़ेगी। जो राजधानी का काम रुक गया था, जो आपने एक बहुत बड़ा राजधानी बनाने का प्रयास शुरू किया था और आधे अधूरा खंडर बन के वो पड़ा रहा, क्योंकि जगन ने उसको बनने नहीं दिया। जगन 3-4 जगह राजधानी कर रहे थे। वो सारी चीजें अब इन्हें वापस शुरू करनी होगी। राज्य पे और बोझ बढ़ेगा कर्जे का। वो चाहेगा कि कर्जा के बजाय सरकार से फंडिंग हो। ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सरकार वैसे ही दिवालिया के कगार पे है। केंद्र सरकार 200 लाख करोड़ का कर्जा है और
अगले मुझे मेरा अनुमान है 27-28 का जो बजट होगा इसी सरकार का, यदि 5 साल टिकती है तो जितनी रिसिप्ट होगी, जितना पैसा हमारे पास आएगा, पूरा ब्याज अदायगी में और इंस्टॉलमेंट अदायगी में जाएगा। इस सरकार ने तो वो पाप किए हैं कि जो 50 साल के बॉन्ड खरीद के रखे हैं, जो किसी सरकार, शायद किसी विश्व की सरकार ने नहीं खरीदे होंगे। सरकार मार्केट से पैसा लेती है, बहुत ज्यादा हो गया तो 12 साल के लिए, इससे ज्यादा नहीं। 2073 में जो सरकार होगी वो भुगतान करेगी नरेंद्र मोदी जी के किए हुए पापों का। ये इतना करके बैठे हैं, ऐसे में सरकार भी चलाना है। और इवन रामविलास पासवान का जो कुनबा है, मतलब चिराग ने भी, मैंने सुना, रेलवे मांगा है कि हमको रेलवे मंत्रालय चाहिए, तो फिर ये देंगे क्या, अपने पास रखेंगे क्या? जहां तक मेरी टीडीपी में काफी लोगों से बात हो गई, उनका, मैंने बोला रोड ट्रांसपोर्ट आपको क्यों चाहिए? बोले हमको नहीं चाहिए था, ये बीजेपी की तरफ से एक हमको सजेशन आया, आप रोड ट्रांसपोर्ट भी मांग लीजिए, ताकि गडकरी को वो दूर रखना चाहते हैं इससे। ये कई चीजें अंदरूनी है, मतलब ये अभी तक कभी भी अपने पैरों पे पत्थर मारने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन सवाल ये है सर कि ये किसी भी स्थिति में सरकार बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि दो बातें हैं, ये विपक्ष के लिए, विपक्ष में यदि 10 दिन के लिए भी बैठ जाए तो इनका दोनों का तिहाड़ जाना तय है, अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का। अब आप कहोगे कि विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, तिहाड़ किसी भी नेता को भेजने के लिए आप बहुत ही काम इजी हो गया है, जेल भेजने के लिए। किसी भी कोई भी कांड हो, उस कांड में किसी को पकड़ो और फिर उसको सरकारी गवाह बनाओ, अप्रूवर बनाओ और उससे कहलवा दो कि भाई अशोक वानखेड़े ने और अशोक पांडे ने ये कहा था। अरे लेकिन अशोक वानखेड़े और अशोक पांडे का क्या लेना देना है? नहीं, उनने कहा था सर, वही 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 मेरे पास कैश लेके आए थे। चलो अशोक पांडे और अशोक वानखेड़े को उठाओ, 1 साल के लिए अंदर कर दो, ईडी लग जाती है पीछे। इस अप्रूवर पे उठाते हैं लोग। एक जो अभी कुछ लोग चुनाव जीते हैं सर, उनमें से कुछ लोग जेल में, उसमें से एक आदमी पे ईडी का केस है, 500 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें, 500 रुपीज। ये जब आपने ये रास्ते खोल दिए है स्वयं, तो विपक्ष इस रास्तों का उपयोग नहीं करेंगे ऐसा किसने कहा? भाई कोई ना कोई एक हाईवे बनाता है, सारी दुनिया बाद में उसकी पुड़िया चलती है, तो आपने हाईवे, सुपर हाईवे बना दिए, बिल्कुल। कैसे लोगों को जेल में डालने का, तो आज लोग आप पे भी है। तो ये इन किन प्रकरण, लेकिन इनकी जो फितरत है, एक होती है आदमी की फितरत, इनकी जो फितरत है, इससे नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं और चंद्रा बाबू भी डरे हुए हैं। लेट मी टेल, उनको ये लगता है, वो स्पीकर पद इसलिए मांग रहे हैं कि उनको ये लगता है कि ये बहुत जल्दी 3-4 महीने के अंदर बीजेपी का आंकड़ा 272 करवाएंगे। ये छोटे छोटे दलों को अपने दलों में मिलाने का प्रयास करेंगे। भाई इनका कोई पासवान परिवार से कोई लेना देना तो है नहीं, उसके 5 आ गए, उसमें से 4 आपने बीजेपी में मर्ज करवाए, दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। एकनाथ शिंदे के 5 आए, उसमें से 4 लगाए, ऐसे खेरची उठाते जाएंगे और ये केन केन प्रकरण ये 272 275 तक आंकड़ा लेके जाना चाहते हैं। जिस दिन इनका 275-72 होगा, ये चंद्रबाबू नायडू से लेके सभी दलों को औकात में लाएंगे, बोलेंगे बहुत तुमको ग्रह चाहिए था ना होम मिनिस्ट्री, मैं बताता हूँ कैसे। तो एक जो खबर मुझे, मेरे पास ये भी आई है कि इनकम टैक्स के कुछ अधिकारियों को ये टास्क दिया है कि जो अपोजिशन, इंडिया गठबंधन के जितने भी एमपीज है, और एक ऐसा भी गठबंधन है कि जिनका कोई लेना देना में कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, वो लोग, इन लोगों के तमाम सांसदों का प्रोफाइल ढूंढा जाए। और ये इकोनॉमिकल प्रोफाइल है, फाइनेंशियल प्रोफाइल। इसमें से जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको घेरा जाएगा कि कहाँ पड़े हो तुम 5 लाख रुपए महीने की इनकम, ये 500 करोड़ रुपए ले लो और 2-4 लोगों का जुगाड़ करके ये 500 करोड़ में आप आ जाओ 4 लोग, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं। कुल मिला के प्रयास यही हो रहा है कि अपना बहत्तर हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये मिली जुली सरकार चलाने के किसी भी हालत में स्थिति में नहीं है, क्योंकि स्वभाव होता है, एक मानवीय स्वभाव होता है। आज हमको पैसे की जरूरत भी पड़े अशोक जी, मैं जानता हूं, मैं और आपकी भी मैं गारंटी ले सकता हूँ जितना मैं आपको जानता हूँ, पैसे की जरूरत भी पड़े अपने को और किसी कोई डील आ भी गई तो हम बोलेंगे कि चलो यार जीवन में इतना ईमानदारी करी, थोड़ी बेईमानी कर ले, और वो पैसा छोड़ के भी जाए अपने पास कि ये खबर मत करो, लेकिन एक बार कैमरे के सामने आने के बाद वो पेट में चीज रहती नहीं, फड़ 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 वो खबर एक्सपोज हो जाएगी, वो आदमी मारने आ जाएगा, हम बोलेंगे भैया तेरे पैसे ऐसे रख लीजिए, ले जा यार, ये हमारे नीचे लुका नहीं गया, ये निकल ही गया, खबर तो है, इंफॉर्मेशन है तो वो
वो बहुत मुश्किल से कोई ऑफ द रिकॉर्ड, कोई मेरे बोलता है ऑफ द रिकॉर्ड है, मैंने बोला मत बता, ये कब उगाल दूंगा पता नहीं सकता, क्योंकि खबर है और देश हित में है, तो फिर मैं नहीं देखता कि उसका बलि जा रहा है, मेरे सगे का भी बलि जा रहा होगा तो ठीक है, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है। तो मेरे ऐसी ही स्थिति मेरे मोदी जी पास की है। आपने कही दिया है तो एक खबर है, एक खबर है, उसको आप देखिए आपको कितनी सही लगती है क्या लगती है, लेकिन खबर है वो ठीक ठाक जगह से खबर आई है कि दोनों लोग होम मिनिस्ट्री में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपने पसंद के कुछ ऑफिसर्स की लिस्ट दे चुके हैं, मतलब ये केवल प्रपोजल नहीं है। मैं जानता हूँ सब लोग अपने प्लेसमेंट में भी लगे हैं, ये तो सर अभी तो मंत्रालय बटे हैं, उसके बाद प्लेसमेंट होगी, बिल्कुल। उसके बाद गवर्नर पद बटेंगे, 4 गवर्नर मेरे भी राज्य से लोग जाएंगे गवर्नर बनेंगे, कोटा होगा सब हर एक का, और ये आदि नहीं है उसके, ये कब बिगड़ जाएंगे इसको बहुत मुश्किल से दबा के रखना पड़ेगा, और ये आदि नहीं, इसलिए ये प्रयास करेंगे कि एन केन प्रकरे। अब ये इंडिया गठबंधन के ऊपर है कि वो अपने कुनबे को कितना इंटैक्ट रखते हैं। यदि अपने कुनबे को उन्होंने 2, 2.5, 3 महीने रखा तो सरकार ये कब गिर जाएगी पता नहीं किस बात पे, या मोदी जी भी कहेंगे कि बहुत हो गया, एक बार फिर से एक बार चुनाव होने ही दो, भंगी कर दो हाउस। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आ गई, एक वो डाउट भी है मुझे, आप थोड़ा सा इस पर क्लियर भी कर सकते हैं, क्या मोदी जी 240 सांसदों को फेस करने में डर रहे हैं? सवाल ये है, क्योंकि परंपराएं जो है और डिमांड भी ये है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा अपना नेता तय करता है, अभी और वो पार्लियामेंट्री फिर पार्टी का चुनाव बैठ मीटिंग ही नहीं हुई है अभी। मीटिंग ही नहीं हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें नेता सब लोग नरेंद्र मोदी जी को नेता चुनेंगे, नरेंद्र मोदी जी को अधिकार देंगे कि वो सरकार गठन के लिए एनडीए के से बात करे, फिर घटक दलों से बात होगी, फिर घटक दल पत्र लेंगे। अभी तो घटक दलों ने पूछा नहीं कि किस कैपेसिटी से आप हमसे बात कर रहे हैं, नड्डा जी तो पार्टी के अध्यक्ष है, ठीक है, बाकी आप किस कैपेसिटी में आ रहे हैं, आपके पार्टी ने भी आपको एंडोर्स किया है क्या? और यदि 240 में कोई मर्द होगा, 240 में मैं रिपीट कर रहा हूं शब्द, 240 में कोई मर्द होगा, कोई पूछेगा कि भाई साहब नेता आपको ही बनना था, आप ही को ही बनाएंगे, लेकिन इतनी तो इज्जत दीजिए हमको, सांसद चुन के आए, आप मेरे नेता बनने जा रहे हैं, कम से कम मेरे को पूछो तो सही, मेरा वो अधिकार तो मुझे दे दो कि मैं आपको हाँ कहूं कि आप मेरे नेता है। क्या आपने खुद ही कर लिया है तो ये तो भीड़ बकरियों जैसा हालत हो गई। मतलब मोदी की सरकार, मोदी गारंटी है तो चल गया, अब बीजेपी का अस्तित्व तो खत्म ही हो गया, ये 240 सांसदों का माने भेड़ बकरियां हैं, ये कोई औकात नहीं रहेगी इनकी। और यदि पार्लियामेंट इसकी मीटिंग हो गई संसदीय दल की, और उसमें यदि एक ने भी ये सवाल नहीं पूछा तो ये दुर्भाग्य होगा देश का, और देश को फिर से एक बार सोचना होगा उन्होंने मतदान किनको किया। और इसके लिए मर्द होने की नहीं, हिम्मत होने की जरूरत है, कोई औरत मैं भी ये सवाल पूछ मर्दांगी सकती है। मतलब दरअसल मर्दांगी दरअसल हम लोग की मर्दांगी भाषा मतलब थोड़ी सी जी। नहीं नहीं, मर्दांगी मतलब मैं एक हिम्मत। दूसरा सवाल सर वो पूछ रहा था, हाँ बिल्कुल हिम्मत ही, वही मैंने कहा। एक दूसरा हाँ सवाल आपसे पूछ रहा था सर कि बाहर की बात तो आपने की, इनको तोड़ लेंगे उनको तोड़ लेंगे, ये तो सब जानते हैं, ये खेल तो मतलब इस खेल के तो मास्टर हैं, इसीलिए आधुनिक चाणक्य उनको कहा गया, हालांकि चाणक्य इस खेल के मास्टर नहीं थे, चाणक्य किसी और खेल के मास्टर थे। लेकिन अंदर की जो सुगबुगाहटें हैं, अंदर जो खौल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या चल रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, किस तरह की लठ चल रही है अंदर, ये सब आप जानते हैं, अब ये छुपा भी नहीं रह गया, अब धीरे धीरे बाहर भी आने लगा। तो अंदर जो चल रहा है, आरएसएस कार्यालय में जो चल रहा है, वो वाला जो असंतोष है जिसको लेकर आपने इशारा किया कि मीटिंग में कोई ये सवाल उठा सकता है, और वो सवाल मीटिंग में नहीं बहुत जगह उठ सकता है, बहुत तरीके से, और उठ रहा है वो सवाल। तो अंदर जो खलबली है बाहर मैनेज करेंगे, वो कहते हैं ना कि बाहर का संभालने गए अंदर का फट गया, अंदर का संभालने गए बाहर का फट गया, वो भी कम खतरनाक नहीं है सर। यकीनन यदि 240 में से 150 लोग उठ के खड़े हो गए ये बोलने के लिए कि आपने गलत किया सर, मुझे लगता है उसी की तैयारी ये कर रहे हैं। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस 2 राज्यों में रहा है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है बीजेपी का। तो महाराष्ट्र को तो उन्होंने कल एक वो अपना देवेंद्र फडणवीस को मैसेज दे दिया कि तू भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ठिकरा अपने सर पे ले ले, तो उनने पूरी गंदगी अपने सर पे ले, उनने कहा कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना चाहता हूँ। हालांकि इन्होंने कहा होगा कि हम तेरा
इस्तीफा कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे तू बना रहे, लेकिन तू ये ओनस अपने सर पे ले। अब उत्तर प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस नहीं मिल रहा उनको कोई ये बोलने के लिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जो है चौधरी साहब, उनको बुलाया कल रात को ही और कहा कि आप पूरा डिटेल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिपोर्ट दें और कारण बताए कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बुरी स्थिति के लिए। अब उस कारणों में ये अच्छा, प्रयास करेंगे कि 545 सीट पर मोदी जी लड़ रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबल कहां से ढूंढने जाएंगे? नहीं, मैंने वही तो अभी तो सर आप खाना पूर्ति तो करनी पड़ती है ना, खाना जी। पूर्ति तो करनी पड़ती है। तो भाई नवनीत राणा क्यों, जब अमरावती के लोगों ने अमरावती का जिला यूनिट बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस के घर गुहार लगाने गया कि साहब नवनीत राणा क्यों, कोई और बीजेपी का कार्यकर्ता दीजिए, हम जी जान लगा देंगे। जिस नवनीत राणा ने हमारा ऑफिस तोड़ा, जिस नवनीत राणा ने पिछले चुनाव में हमारी माँ बहन की, आज उसकी जय जयकार कैसे करेंगे? तो उनको ये बोला गया कि ऊपर से आदेश है, मैं क्या करूं? तो जब ऊपर से आदेश था और नवनीत राणा हारी, तो फिर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने की जरूरत क्या है? वही सवाल ये है। तो उत्तर प्रदेश में योगी के नाम से आप ठिकरा फोड़ने जा रहे हो, तो योगी ने क्या किया? योगी जी को तो ये भी पता नहीं था कि कौन कहां से लड़ रहा है। सारी लिस्ट आपने दिल्ली में तय कर ली, आपने अपने हिसाब से लिस्ट तय कर दी, आपने अपने हिसाब से दिया, सारा कुछ अपने हिसाब से किया। योगी जी कहाँ प्रचार करेंगे ये भी आप ही तय करते थे। योगी जी तो खुद प्रचार करने की उनके पास मुभा भी नहीं थी। ऐसा जब चल रहा था तो फिर क्या हुआ, आपने क्या किया? अब हार गए तो योगी जी हो रहा है और जीत गए तो योगी का कोई नाम भी नहीं लेता। तो अब ये सारा ठिकरा इसलिए ढूंढा जा रहा है सर, इसलिए ढूंढे जा रहे हैं कि जब संसदीय दल की मीटिंग होगी और पूछा जाएगा कि इतना बुरा प्रदर्शन क्यों रहा, तब ये बोला जाएगा कि मोदी जी के नाम से तो 240 आ गए, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस स्वयं उन्होंने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो हमने अभूतपूर्व प्रदर्शन उड़ीसा में किया, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की मोदी जी कृपा की थी, वजह से। मोदी जी की वजह से हुआ है। और यहाँ मोदी जी का आभा और मोदी जी का प्रभाव इतना है उड़ीसा में कि स्वयं जगन्नाथ भी उनका भक्त अपने आप को घोषित कर चुके हैं। इस वजह से मोदी जी को धन्यवाद दिया जाएगा उड़ीसा के लिए। गुजरात में कोई आवाज नहीं करेगा कि जब मध्य प्रदेश 29 के 29 लेके आ गया, गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में एक ऐसी हाथ से निकल गई, प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख पे कैसे आ गए? असली सवाल तो यही है। जिसे कह रहे थे कि स्मृति के सामने इन्होंने चपरासी को खड़ा कर दिया, वो चपरासी ज्यादा बड़े मार्जिन से जीता तथा कथित। हालांकि हम शर्मा जी को बड़ा मानते हैं, वो वर्कर बिल्कुल है, है ही वो। प्रधानमंत्री तो जितवाए गए हैं, प्रधानमंत्री तो हार गए थे। मैं कहता हूं कि जितवाए गए हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये अंदरूनी अब विद्रोह बहुत होगा और लोगों को पूछना चाहिए, गडकरी जी को पूछना चाहिए। राजनाथ पूछेंगे नहीं, राजनाथ नाम के ठाकुर, वो तो 2029 का भी चुनाव मोदी जी के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। लेकिन जब ट्वीट लिखा उन्होंने तो मोदी जी को टैग तक नहीं किया, केवल और केवल नड्डा को टैग किया, ये भी याद रखिए। नहीं, तो अभी वो क्या करेंगे, अभी वो मौसम देखेंगे किधर जा रहा है। यदि आवाज उठने लगी तो बाहर आके फिर कहेंगे कि ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, और उत्तर प्रदेश में जो हुआ और करना चाहिए, ऐसा हाथ घुमाएंगे। अभी तक ऐसा कर रहे थे, अब ऐसा करेंगे, बस इतना ही फर्क है उनका। गिरगिट शर्मा जाए सर, ऐसे रंग बदलते हैं लोग। थोड़ा विपक्ष वालों पे भी बात कर ले, कांग्रेस पे भी बात कर ले। कुछ ज्यादा ही खुश आपको नजर नहीं आ रहे हैं 100 सीट जीत के? नहीं, कांग्रेस को तो डूब के मरना चाहिए सर, कांग्रेस को डूब के मरना चाहिए। यदि इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर है तो उसके लिए अकेली कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस 99 पे है, इतराए मत। कांग्रेस के 99 सिर्फ अपने संगठन, बाकी साथी दलों के भरोसे आए। आप महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर बैठे क्योंकि आपके पास उद्धव ठाकरे और शरद पवार की कृपा थी। आप उत्तर प्रदेश में अच्छा कर गए क्योंकि आपको वहां से कृपा मिली। आप राजस्थान में वसुंधरा की वजह से आप जीत पाए। आप अपने कहां किया? आपने कर्नाटक में क्या किया जहां आपकी सरकार है? आपने तेलंगाना में क्या किया जहां आपकी सरकार है? आपने हिमाचल में क्या किया आपकी जहां की सरकार है? क्या हुआ? जो कमलनाथ बीजेपी के दरवाजे पे जाके आया था, उसी कमलनाथ को आपने बोला लोकसभा संभालो, तो 29 जानी ही थी।
दिग्विजय राजा को आप कितना बड़ा मानते हैं, जो खुद की सीट नहीं निकाल पाते, और ये लोग नीति निर्धारण तय करते हैं। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष इसको जिला अध्यक्ष बनाने के लायक भी आदमी नहीं हो। इससे बड़ा छिछोरा पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। उसका सिर्फ यूएसपी ये है कि वो राहुल गांधी को अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के एक बार पीछे एक आंदोलन में चले गए थे। राहुल गांधी अपने मोटरसाइकिल पे बैठने का भुगतान मध्य प्रदेश ने किया है कांग्रेसियों ने। इससे अच्छा कि राहुल गांधी चॉपर से भी जाते तो कम खर्चा आता। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाने का कीमत उसने अध्यक्ष पद लेके दिया और पार्टी को सत्यानाश कर दिया। इंदौर में तुमने ऐसे आदमी को टिकट दिया कि जो भाग गया। क्या इंदौर में क्या इतने लोग थे? शोभा ओझा को लड़वा देते, उन इंदौर में तुम अश्विन जोशी को लड़वा देते। इंदौर में कितने लोग थे? चुनाव हार ही जाते ना, लेकिन डरते तो सही। इशारा कर दो, रईस सबसे बड़ा वही था, बस इतना ही बोलूंगा। नहीं, रईस नहीं, उसका एक यूएसपी और था। दिग्विजय के बेटे का बहुत जिगरी दोस्त था। अच्छा, वो टिकट वहां से आया है। और इंदौर में कांग्रेसी इतने हैं, नोटा को 2.5 लाख से ज्यादा सीट मिला है इंदौर में जिन लोगों के मैंने नाम लिए वो चुनाव लड़ने में सक्षम है सर। बिल्कुल, वो शहर मेरा है, मैं शहर से आया हूं। वहां से ऐसे आदमी को कि जो कभी कहीं रहा नहीं। अब पैसे वाले इंदौर में जिस बग की बात करते, वो यदि उसको लिस्ट बनू तो पहले 500 में भी नहीं आएगा इंदौर के, पहले 1000 लोगों में नहीं आएगा इंदौर के। इतने इंदौर में पैसे वाले लोग हैं। इंदौर बीजेपी की सीट है, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम कोई लड़ने वाला मर्द तो था। किसने दिया टिकट? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ओन करते? अब कमलनाथ जो बीजेपी का एजेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको कैसे आपने दे दी सीटें दे दी? एक जगह बताइए आपने मुझे कांग्रेस ने अपने बलबूते पे प्रदर्शन किया हो। हरियाणा में लोग कहते थे कि बिल्कुल 8 सीटें निकल आएगी। मैं हरियाणा घुमा हूं सर, बीजेपी के नेताओं को, खट्टर साहब को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। ये स्थिति थी। इतनी अच्छी स्थिति में भी यदि आप पूरी सीट नहीं ला सकते या 8 सीट नहीं ला सकते, तो फिर काय के हुड्डा और काय के लोग क्यों बैठे हैं वहां पे? ये कांग्रेस को अपने गरिमान में झांकना चाहिए। कांग्रेस तो पैरासाइट बन गई है इंडिया गठबंधन में। सही मर्द तो अखिलेश है, सही औकात तो 80+ के आदमी शरद पवार ने दिखाई। उद्धव ठाकरे जिसका 20% हार्ड काम कर रहा है उसने दिखाई। ममता महिला होकर उसने दिखाई वो क्या है। कहाँ है कांग्रेस? लेकिन मैं और क्यों नहीं होगा? इसका कारण है सर, इसका कारण है। अभी मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में अच्छा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, भले ही समाजवादी के साथ मिलकर किया। उत्तर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कौन है? अविनाश पांडे। अभी 15 दिन में आप देखोगे एक लेटर निकलेगा, अविनाश पांडे को मेघालय भेज देंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। जिस आदमी ने 1 साल तेलंगाना में रह के एक ब्लॉक लेवल पे जाके काम किया और तेलंगाना में सरकार बनी, उसकी बख्शिश ठाकरे जो थे वहां पे जनरल सेक्रेटरी, जो इंचार्ज थे ठाकरे तेलंगाना के, मानिकराव ठाकरे, उनको गोवा भेज दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जो टीम में लोग हैं, अलंकार और बैजू टाइप, वो पसंद नहीं करते उसको। और एक नई आदमी को, जहां आपको लोकसभा चुनाव में 4 महीने 6 महीने हैं आपके पास, वो क्या पूरा तेलंगाना करेंगे? और तेलंगाना में आधा हो गया। तेलंगाना में बीआरएस खत्म हो गई है। तेलंगाना में अब बीजेपी और कांग्रेस की होगी, और अगली सरकार वहां कांग्रेस की बने, बीजेपी की बनेगी। देख लीजिए आप, बीजेपी ने 4 से 8 की सीटें अपनी विपरीत अवस्था में, और ये सत्ता में होते हुए ये अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाए। खड़गे साहब आते हैं, अध्यक्ष आते हैं आपके कर्नाटक से। कर्नाटक आपको स्वीप करना चाहिए था, क्या हो गया? तो डीएम वहां तमिलनाडु में आपके पास सीटें आती है, डीएमके की वजह से आती है। जहां आसाम में आप सामने थे, वहां आपको गेन करना था, वहां आपने कर दिया। राजू शुक्ला इंचार्ज है हिमाचल के। अरे उनको पार्टी के लिए थोड़ी टाइम है उनको। वो 24 घंटे आईपीएल में लगे रहते, वो वहां आईपीएल खेलते, इधर लोगों ने आईपीएल कर दिया, एक सीट नहीं आई आपकी। इन लोगों ने नैतिकता के नाम से इस्तीफे दे देने चाहिए। सुरजेवाला क्या बेचता है? ये सुरजेवाला भी बीजेपी का स्लीपर सेल है। कर्नाटक, उसको मध्य प्रदेश भी दिया तुमने, वो डुबाया कर्नाटक, अभी ये मध्य प्रदेश भी डुबाओ। अब सुरजेवाला को उत्तर प्रदेश भी देना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, और देंगे उत्तर प्रदेश, कि आप कर्नाटक और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का भी प्रभार देखिए। उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें अच्छी आई है, अब अगली बार ये 0 करना है। ये कांग्रेसी कल्चर है। काम करने वालों को घर भेजते हैं और पार्टी बेचने वालों को सामने रखते हैं। आपको कांग्रेस में यदि अच्छे पोजीशन पे जाना हो तो पहले भाजपा से जाके डील करो कि मैं आपका आदमी बन के, आपको मेरा सर तनख्वाह तय करो, महीने की खर्चे की व्यवस्था करो, मैं आपके लिए काम करूंगा कांग्रेस में रह के। ये आप भाजपा से डील करके आओ, आप जनरल सेक्रेटरी बनोगे तीसरे दिन।
और आप उस पार्टी को जिंदा रखने का प्रयास करोगे तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। लवली कितनी बार आया और कितनी बार गया, चुनाव के बीच में उसने अध्यक्ष पद छोड़ के चला गया। क्या अपेक्षा रखते हैं आप? दिल्ली के तमाम नेताओं ने कन्हैया, जिसको कोई कभी कन्हैया ने क्या देखा था उस क्षेत्र का? अरे वो चौधरी को देते, कम से कम 4 गुज्जर गांव थे उसके बिरादरी के, इससे अच्छा प्रदर्शन करता हो। तो कोई भी करता, कांग्रेस, रागनी, चौधरी, संदीप, कोई भी अच्छा करता उनसे, कोई भी अच्छा प्रदर्शन करता जी। आप अलका लांबा को दे देते चांदनी चौक में, पंजाबी वोट भी आता और बाकी भी आता। कब तक आप पुराने रिकॉर्ड चलाओगे सर? अब वो रिकॉर्ड भी घिस गए, एक ही आवाज करते, एक ही जगह अटकते, धक्का मारना पड़ता पीन पे। राहुल गांधी सिर्फ पदयात्रा करते हैं, और राहुल गांधी पदयात्रा करके देश को समझने का प्रयास करते हैं। समय आ गया है कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी को समझे, अपने कैडर को समझे, जो कांग्रेसी मतदाता है उनको समझे। देश समझने जाओगे तो पार्टी डूब जाएगी, पार्टी जिंदा रहेगी तो देश भी समझ पाओगे। तो ये कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन ने तो कांग्रेस लेना के चाहिए पूरे था। पूरे पूरे प्रदर्शन में सबसे मतलब कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे अपने हिसाब से राहुल गांधी रहे हैं। यूपी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा अपना स्टेट है। तो मैंने तो क्या कहा सपा के पास नहीं, आपकी बात से सहमत हूं मैं, बस एक चीज राहुल कह रहा हूं गांधी कि की सपा के अकेले की पास मेहनत स्ट्रक्चर कितना था। कर पाएंगे? यस यस, सपा का बिल्कुल वही स्ट्रक्चर था, सवाल है राहुल मुझसे। गांधी का गुडविल था। मैं उन राज्यों की यही बात कर रहा हूं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मैं एकदम, वहां कर्नाटक की बहुत बात कर खराब रहा हूं, प्रदर्शन था। तेलंगाना की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य राजस्थान प्रदेश की की बात कर रहा हूं, हिमाचल की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं आसाम की बात कर रहा हूं। राजस्थान को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, चुनाव हारने के बाद भी वहां 11-12 सीटें अगर नहीं, लेके आते हैं तो राजस्थान में मैं सर, उनको छोड़ देता हूं, राजस्थान में जो भी कारक हो। विधानसभा चुनाव में ही, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों में ही ये क्लियर था कि 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां कांग्रेस का मत प्रतिशत ज्यादा था। और यदि लेकिन यही बीजेपी तो के फर्क है नेता ना सर, यही अशोक फर्क है कि हाँ, मध्य प्रदेश में भी ऐसी 7 या 8 सीटें थी कम से लेकिन कम। उन्होंने वर्कआउट नहीं किया, उन्होंने ये बेच यस, दी। दैट्स द अब पॉइंट। अशोक गहलोत इतने बड़े नेता बनते हैं तो अपने बेटे को चुनाव जितवा के लाते, उनका बेटा हार गया। बिल्कुल। बाकी लोग अपने मेहनत से जीत के आए, नेताओं ने तो सिर्फ हरवाने का काम किया। अब इनका निजात पाने का टाइम आया है सर, इनका निजात पाने का टाइम आया है। कब तक झेलेंगे इनको? तो आज की बात मैं यहीं खत्म करता हूं कि देश को किसी से निजात पाने का वक्त आ गया है, देश को उससे निजात पानी चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने अंदर के कुछ लोगों से, कुछ अवगुणों से, कुछ प्रवृत्तियों से और कुछ अहंकार से भी निदान पाए, देखे एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो जिसमें भले राहुल गांधी अकेले ना चलें और भी बहुत लोग चलें। और चूंकि प्रदेश के और जगहों के कार्यकर्ता हम जैसे लोगों को समझते हैं कि ये करीबी होंगे, तो बेचारा अपने दुख दर्द जो है वो व्हाट्सएप पे और बाकी सारी जगहों पे भेजते रहते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें वहां से भी पता चलती हैं। एक बहुत सीधी बात अशोक जी जो कह रहे थे, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो कांग्रेस अपने दम पर, अपने संगठन के दम पर जब तक 150 से 200 सीटें लाने की ताकत में नहीं आएगी, तब तक उसके पास भी सत्ता में आने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस उसके कंधे पर बैठकर मैंने सुबह लिखा भी था कि अगर आपकी अपने दम पर 200 सीटें आएंगी, तब आपको यह नैतिक अधिकार मिलेगा कि 3 या 4 या 5 गठबंधन के साथ आप सत्ता में जाएं, और तभी वहां पर आप अपनी तरीके से अपनी चीजें लागू भी कर पाएंगे। 100 सीटें इस मामले में बहुत अच्छी हैं कि पिछली बार 50 के आसपास थी, इस बार 100 हो गई। आपको विपक्ष के नेता का पद मिल जाएगा। राहुल गांधी की मैसेजिंग 100% लोगों में गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैसेजिंग को वोट में कन्वर्ट करना छोटा मोटा काम नहीं है, और वो केवल और केवल एक समर्पित संगठन ही कर सकता है। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम लगातार बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।